हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 फरवरी को अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार 5 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। ये बैठक अपराह्न 2 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा 7,48,000 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। रांची में 75 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है, जो 23 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस वर्ष राज्य भर में एक साथ हो रही इस परीक्षा में कुल 7,48,182 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जैक बोर्ड ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। माध्यमिक परीक्षा में 4,23,861 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट परीक्षा में 3,24,321 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटरमीडिएट में विज्ञान संकाय से 90,579, वाणिज्य से 21,195 और कला संकाय से 2,12,547 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मैट्रिक परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,232 और इंटरमीडिएट के लिए 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर रांची जिले में परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले के 75 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में 3 फरवरी से 17 फरवरी तक सुबह 6:45 से शाम 4:20 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान भीड़ जमा करने, लाउडस्पीकर के उपयोग, हथियार लेकर चलने और किसी भी तरह की सभा पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और आम लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। बाबा सहित चावल व्यापारियों के ठिकानों से 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। आयकर विभाग द्वारा जारी छापेमारी के दौरान बाबा सहित आढ़ियों के ठिकानों से 100 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली है। इसमें 50 करोड़ रुपए का अघोषित चावल का स्टॉक, 15 करोड़ के जेवरात, 5 करोड़ रुपए नकद, संपत्ति के मूल्य में 25 करोड़ रुपए का अंतर सहित अन्य चीजें शामिल हैं। छापेमारी 5वें दिन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक राइस किंग के नाम से चर्चित बाबा ग्रुप के ठिकानों पर 29 जनवरी को शुरू हुई छापेमारी 5वें दिन भी जारी है। आयकर विभाग ने बाबा एग्रो, बाबा फूड प्रोसेसिंग के अलावा बाबा ग्रुप से जुड़े चावल के 15 आढ़ियों को छापेमारी के दायरे में शामिल किया था। छापेमारी के दौरान चावल के स्टॉक की जांच के दौरान 50 करोड़ रुपए मूल्य का चावल बगैर किसी हिसाब किताब के पाया गया। चावल व्यापारियों के खाता बही में 50 करोड़ रुपए मूल्य के चावल का कोई ब्यौरा दर्ज नहीं था। छापेमारी के चौथे दिन आयकर विभाग ने 10 करोड़ रुपए का जेवर जब्त किया था। 5वें दिन तक अन्य सभी ठिकानों से जांच पड़ताल के बाद जब्त किए गए जेवरात का कुल मूल्य 15 करोड़ रुपए बताया जाता है। छापेमारी के दौरान अब तक कुल 5 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। बाबा की संपत्तियों के मूल्यांकन के दौरान 25 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान फॉरेंसिक ऑडिटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल कर छिपाकर रखे गए व्यापारिक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज की जांच अभी जारी है। इसके साथ ही आढ़ियों के मोबाइल से मिले हवाला कारोबारियों के ब्यौरे की भी जांच जारी है। सीएम हेमंत ने चाईबासा में 398 करोड़ की 197 योजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेरंगसिया के शहीदों को नमन सह परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सेरंगसिया शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने वाले अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड अंतर्गत सेरंगसिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने वीर शहीदों का सम्मान झारखंड की परंपरा में शामिल है और इस परंपरा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के बलिदान को जान सकें। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री मन्निया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर वर्ष 30,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।
हाईकोर्ट ने कहा, पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विस्थापितों को 8 हफ्ते में दें जमीन की रसीद। झारखंड में बाघों के संरक्षण को लेकर विकास महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पलामू रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट में स्थित 2 गांव में से एक गांव के लोगों को दूसरे जगह पुनर्वासित कर दिया गया है, जबकि दूसरे गांव के लोगों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट को बताया गया कि पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विस्थापित लोगों को राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जमीन की रसीद नहीं कट रही है, उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 8 सप्ताह में राज्य सरकार को पुनर्वासित किए गए विस्थापितों की जमीन का रसीद मुहैया कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी को अगली सुनवाई में 13 मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। निकाय चुनाव के बीच मैट्रिक इंटर परीक्षा जाम में फंसे परीक्षार्थियों को मिलेगा क्विक रिस्पांस। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच धनबाद में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। चुनावी नामांकन प्रक्रिया के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है, जिससे परीक्षार्थियों और परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के फंसने की आशंका है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में क्विक रिस्पांस के तहत परीक्षार्थियों और अधिकारियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन के लिए नगर निकाय चुनाव और बोर्ड परीक्षा को एक साथ शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। 4 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहने के कारण प्रतिदिन सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड में रखा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को देखते हुए स्ट्रांग रूम को 8 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। अगर कोई परीक्षार्थी या पदाधिकारी जाम में फंसता है तो वे संबंधित अधिकारियों, स्ट्रांग रूम या डायल 112 की सेवा का लाभ ले सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई कर परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाए जाएंगे। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में सोमवार रात से धारा 163 लागू कर दी जाएगी, जो परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और बिना लिखित आदेश के किसी सूचना को मान्य न करने के निर्देश दिए गए हैं। गोलीबारी की वारदात का खुलासा, पुलिस के शिकंजे में 4 आरोपी। राजधानी में रातू थाना क्षेत्र में गोलीबारी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को शिकंजे में लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। दरअसल पार्टी के बाद गाड़ी के स्पीड को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी कर संदीप टोप्पो नामक युवक को उसके ही दोस्त ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। संदीप टोप्पो अपने दोस्त आलोक उराव के पिता की रिटायरमेंट पार्टी में गया था। वहीं पर के 3 दोस्त विनीत खलखो, शिवराज उराव, रोहित तोगा भी मौजूद थे। पार्टी के बाद संदीप और उसके दोस्त और घर से थोड़ी दूर पर फिर से पार्टी करने लगे। इसी दौरान पार्टी के दौरान ठंड लगने पर पुआल में आग लगाने की नीयत से पहले फायरिंग की गई। जब आग नहीं लगी तो शराब के शौकीन युवा शराब खरीदने के लिए गाड़ी से देर रात चल पड़े। इसी दौरान गाड़ी की स्पीड को लेकर बकझक हुई, जिसके बाद संदीप के उसके ही दोस्त विनीत खलखो के द्वारा गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद संदीप के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और फिर वहां से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद 3 आरोपियों को रातू पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। रातू थाना क्षेत्र में ही रांची पुलिस के द्वारा एक नशे के काले धंधे में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। पुलिस को आरोपी अंकित वर्मा ने पूछताछ के इस सिंडिकेट से जुड़े कुछ आरोपियों के नाम मिले हैं, जिनका सत्यापन रातू पुलिस की टीम कर रही है। धनबाद में नहीं थम रहा बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग का विवाद। अधिवक्ताओं का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। धनबाद बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर अस्पताल परिसर स्थित पार्किंग मार्ग पर दीवार निर्माण के बाद शुरू हुआ ये विवाद अब करीब 1 सप्ताह से लगातार गहराता जा रहा है। बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए पूरी तरह प्रभावित रही।
बार एसोसिएशन धनबाद और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे आंदोलन के तहत आज बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ स्थानों पर वाहन चालकों के साथ बदसलूकी की घटनाओं की भी सूचना है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि जब तक अधिवक्ताओं को पार्किंग के लिए वैकल्पिक और सुगम रास्ता नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की मांग पूरी तरह जायज है और जनप्रतिनिधियों को इस मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालना चाहिए। वहीं धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि प्रशासन की ओर से आंदोलन समाप्त कराने और विवाद सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बार एसोसिएशन प्रशासन का अभिन्न अंग है। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन सकारात्मक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 7,536 करोड़ का आवंटन, कनेक्टिविटी के साथ विकास को मिलेगी नई रफ्तार। देश के आम बजट में रेलवे के लिए कई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के रेल मंडल से जुड़कर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके तहत झारखंड को इस बजट में 7,536 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया गया। इस बजट में रेल क्षेत्र के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी मिली है। बजट में रेल क्षेत्र के लिए कितनी राशि प्रस्तावित हुई है और किस राज्य को कितना मिला है, इस संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी रेल मंडल से जुड़कर जानकारी साझा की है। चक्रधरपुर रेल मंडल से डीआरएम जुड़े थे। इस दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन से स्टेशन निदेशक जुड़े रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार के रेल बजट में झारखंड को 7,536 करोड़ रुपये मिला है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल 63,470 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। झारखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां से 12 वंदे भारत और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि 2 नए अमृत भारत एक्सप्रेस को स्वीकृति दी गई है। इसमें से एक अमृत भारत एक्सप्रेस जल्द ही धनबाद से कोयम्बटूर के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बजट में रेलवे को 2,78,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसमें से असम और नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 11,486 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपए, उड़ीसा को 10,928 करोड़ रुपए, बिहार को 10,379 करोड़ रुपए और झारखंड को 7,536 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से पहली बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी से पटना होते हुए चलेगी, जो भविष्य में गुवाहाटी तक जाएगी। इसके अलावा बिहार से भी एक बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जो वाराणसी से पटना सिलीगुड़ी होते हुए जाएगी। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है। वहीं खड़गपुर टाटानगर बागडीह चौथी लाइन प्रोजेक्ट को स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। 4th लाइन बनने के बाद ट्रेन लेट नहीं होगी। बहरागोड़ा में जंगली बंदर का आतंक, 3 महीने में 70 लोगों पर किया हमला, इलाके में दहशत। जमशेदपुर जिले के बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पिछले 3 महीनों से एक जंगली बंदर के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। इस बंदर का आतंक नवंबर 2025 से बदस्तूर जारी है। अब तक लगभग 70 लोगों को बंदर अपना शिकार बना चुका है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल है। बंदर का हमला इतना आक्रामक है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद जख्मों की गंभीरता को देखते हुए कई परिजन अपने मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बड़े अस्पतालों में ले जाने को मजबूर हैं। घायलों में बच्चों व महिलाओं की संख्या अधिक है। अब लोग घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। बता दें, बहरागोड़ा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, लेकिन बंदर के डर से बाजार की रौनक पर भी असर पड़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बंदर अचानक छतों या पेड़ों से कूदकर राहगीरों पर हमला कर देता है। लोग अब लाठी डंडे लेकर घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। साथ ही इलाके के लोगों में वन विभाग के प्रति भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने मांग की कि वन विभाग बंदर को पकड़ने के लिए विशेष इंतजाम करे और उसे उसके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में पहुंचाए, ताकि लोगों में बंदर का आतंक ना हो। रांची में भाजपा की सांगठनिक बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा, बजट को बताया गया ऐतिहासिक।
झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस सांगठनिक बैठक में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत लोक कल्याणकारी बजट सहित अन्य सांगठनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में नगर निकाय चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने गैर दलीय आधार पर हो रहे इस चुनाव में महापौर एवं अध्यक्ष पदों पर खड़े हो रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में गंभीरता से चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक रांची महापौर सीट के लिए पार्टी ने रोशनी खलखो की दावेदारी को स्वीकृति दी है। इसी तरह से 9 नगर निगम के लिए महापौर पद के लिए पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही दावेदारी की स्वीकृति प्रदान की गई है। इधर बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण सिंह ने कहा कि सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 9वीं बार लगातार प्रस्तुत बजट सराहनीय, ऐतिहासिक और भारत के भविष्य को सशक्त बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि ये भारत के हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देगा, किसानों के विश्वास को मजबूत करेगा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता देगा, मध्यम और गरीब वर्ग को मजबूती देगा। इस बजट को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा नेता जनता के बीच जाएंगे। जमशेदपुर अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट का 24 भवनों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, झारखंड सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में जेएनएसी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। इस संबंध में तौसीफ अली सहित अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार शिवम ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्रार्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 अधिवक्ताओं की कमेटी ने कभी उनसे न तो संपर्क किया और न ही कोई नोटिस दिया। झारखंड सरकार ने नक्शा विचलन को पैसे लेकर नियमित करने का कानून बनाया है, तो ऐसे कानून के रहते कोर्ट को जनहित याचिका में उक्त आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट में जिस प्रार्थी राकेश झा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, क्या उन्होंने इससे पहले जेएनएसी को पत्र लिखकर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? ऐसे में हाईकोर्ट का भवन तोड़ने का आदेश उचित नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने कहा कि मामले में सुनवाई की जरूरत है, इसलिए उक्त मामले में अभी स्टेटस को यथास्थिति रखा जाए। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने जनवरी में 24 भवनों को 1 माह में तोड़ने का आदेश दिया था। अदालत ने जेएनएसी को अवैध निर्माण तोड़कर इसकी जानकारी कोर्ट को देने को कहा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जमशेदपुर के डीसीएसपी को इसमें सहयोग करने को कहा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनके पक्ष को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लातेहार में आतंक मचाने जा रहे 2 अपराधी को पुलिस ने दबोचा। राहुल सिंह गिरोह के हैं सक्रिय सदस्य। पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों तुबेद कोलियरी में आतंक मचाने जा रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के दीपक उरांव और अनिल उरांव के रूप में हुई है। दोनों अपराधी राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस ने उनके पास से 3 पिस्टल, 10 गोलियां समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसको लेकर सभी सदर थाना क्षेत्र के कईमा गांव के निकट जमा हो रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय, राजा दिलावर और राहुल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने चिन्हित स्थान पर छापेमारी अभियान चलाया। हालांकि पुलिस को देखकर दोनों अपराधी ने भागने का प्रयास किया, जिसका पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से बंदूक और गोलियां बरामद हुई। पुलिस द्वारा पूछताछ में दोनों ने बताया कि कोलियरी के पास आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहा था। इस संबंध में डीएसपी अरविंद कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी कुख्यात अपराधी संगठन राहुल सिंह गिरोह के सदस्य हैं। इन्हीं अपराधियों के द्वारा पिछले महीने तुबेद कोलियरी में फायरिंग की गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। दीपक उरांव हाल के दिनों में ही जमानत पर जेल से बाहर आया है। इसके खिलाफ कुल 7 मामले पहले से दर्ज थे। वहीं अनिल उरांव भी कुख्यात अपराधी है। डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान अपने अपराध स्वीकार किए हैं। अपराधियों ने पुलिस को बताया कि राहुल सिंह गिरोह के लिए वे लोग काम करते हैं और गिरोह के इशारे पर ही कोलियरी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था।
जेएमएम के 47वें झारखंड दिवस का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सांसद विधायक हुए शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित जेएमएम के 47वें झारखंड दिवस का उद्घाटन पार्टी का झंडा को फहराकर किया। उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य सोनू, मंत्री हफीजुल हसन, सांसद नलिन सोरेन, सांसद विजय हास्ता, विधायक बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, उदय शंकर सिंह, एमटी राजा, आलोक कुमार सोरेन समेत पार्टी के कई वरीय नेता सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद रहे। दुमका विधायक बसंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। इस मौके पर जामा विधायक लुइस मरांडी और शिकारीपाड़ा के विधायक आलोक कुमार सोरेन भी शामिल रहे। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में हरा झंडा नजर आया। रैली बैंड पार्टी के साथ एसपी कॉलेज से निकलकर गांधी मैदान पहुंची। जेएमएम के इस समारोह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर रात संबोधित करेंगे। इस बीच दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं समर्थकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रखा गया है। साथ ही ठंड से बचने के लिए गांधी मैदान के बीचों बीच कई स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दुमका का 2 फरवरी का समारोह काफी महत्व रखता है। 1978 से चले आ रहे इसी कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी शिबू सोरेन ने पृथक झारखंड के मांग के प्रति लोगों को एकजुट करने का काम किया था, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया था। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों से लोग जुटते हैं। वैसे आज भी लोगों को ये उम्मीद है कि सीएम हेमंत सोरेन मंच से उनके बेहतरी के लिए कुछ घोषणाएं करें। झारखंड में जीएसटी राहत देने से नुकसान, पिछले साल के मुकाबले 700 करोड़ रुपए कम उगाही। झारखंड में जीएसटी पर राहत देने से झारखंड को इस महीने तक राजस्व में लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष जनवरी माह तक अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष समेकित राजस्व में इतनी कमी दर्ज हुई है। आंकड़ों को देखें तो पिछले वर्ष जनवरी माह तक प्राप्त राजस्व 11,652 करोड़ रुपए थे, जबकि इस वर्ष जनवरी तक का राजस्व 10,947 करोड़ रुपए ही रहा है। ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 700 करोड़ रुपए कम है। जीएसटी में इस कमी की भरपाई कुछ हद तक गैर जीएसटी करों से प्राप्त राजस्व से हो रही है। इस मद में झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में 600 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुए हैं। झारखंड को इस कारण से भी नुकसान अधिक दिख रहा है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी कंपेंसेशन अधिक दिया है। पूरे देश में जीएसटी राहत दिए जाने से आम उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन झारखंड और आसपास के अन्य राज्य जहां कोयला खनन अधिकता में होता है, वहां राजस्व की हानि शुरू हो गई। झारखंड में गैर जीएसटी करों से प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी से सरकार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। निकट भविष्य में राज्य सरकार के लिए इस राशि की भरपाई करना मुश्किल काम दिख रहा है। आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2026 तक राज्य सरकार के खाते में 10,947.88 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ये हाल झारखंड सहित आसपास के कोयला उत्पादक राज्यों का भी है। चेन्नई समुद्र तट पर हादसा, मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग पर गए रांची के युवक सहित 3 डूबे, 1 का शव मिला। चेन्नई के समुद्र तट पर रविवार को मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग पर गए 3 युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। छुट्टी के दौरान समुद्र में नहाने उतरे तीनों प्रशिक्षु तेज लहरों की चपेट में आकर गहरे पानी में चले गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि रांची के युवक समेत 2 अन्य अब भी लापता हैं। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एमैट चेन्नई में प्रशिक्षण ले रहे थे। रविवार को अवकाश मिलने पर वे समुद्र तट घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान नहाने के क्रम में समुद्र की तेज लहरों ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना को देखकर तट पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें तमिलनाडु निवासी मुकेश का शव बरामद कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं रांची के तुपुदाना निवासी 20 वर्षीय रितेश प्रजापति और मुंबई निवासी नवल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों की तलाश के लिए चेन्नई पुलिस, गोताखोर और अन्य एजेंसियां समुद्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। रितेश प्रजापति के परिजनों को मर्चेंट नेवी की ओर से घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार के सदस्य चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। घटना की खबर से रांची के तुपुदाना इलाके में शोक का माहौल है। बताया जाता है कि रितेश पढ़ाई में होनहार था और मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का सपना लेकर प्रशिक्षण के लिए चेन्नई गया था। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। लोक भवन उद्यान आम नागरिकों के लिए खुला, पहले दिन 2559 लोगों ने किया भ्रमण।
राज्यपाल के निर्देशानुसार लोक भवन रांची स्थित उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन हेतु 2 फरवरी से 8 फरवरी तक के लिए खोला गया है। उद्यान के खुलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्घाटन दिवस पर कुल 2559 नागरिकों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उद्यान में प्रवेश लोक भवन के गेट संख्या 2 से कराया जा रहा है, जहां सुरक्षा जांच के उपरांत ही नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रवेश का समय दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन उद्यान को आम लोगों के लिए खोलने का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगंतुकों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उद्यान खुलने से शहरवासियों में उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में परिवार, बुजुर्ग और बच्चे उद्यान में पहुंचे और फूलों, हरियाली व प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया। नागरिकों ने लोक भवन उद्यान को आम लोगों के लिए खोलने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक सराहनीय पहल बताया। मनरेगा दिवस पर रांची में मजदूर महापंचायत, वीबी ग्राम के खिलाफ गरजे मजदूर। 20वें मनरेगा दिवस के अवसर पर रांची के नामकुम में सोमवार को सैकड़ों मनरेगा मजदूरों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीण परिवारों ने मजदूर महापंचायत और रैली का आयोजन किया। ये कार्यक्रम NGNREGA बचाओ मोर्चा और एनीरेगा वॉच के संयुक्त बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें राज्य के विभिन्न किसान मजदूर संगठनों ने भाग लिया। महापंचायत में एक स्वर में वीबी ग्राम का विरोध किया गया और मनरेगा की पूर्ण बहाली की मांग उठाई गई। दोपहर 1 बजे नामकुम चौक से मजदूरों ने रैली निकालकर पुराना प्रखंड परिसर तक मार्च किया, जहां शाम 4 बजे तक मजदूर महापंचायत चली। इसमें सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला और रांची से आए सैकड़ों मजदूर और ग्रामीण परिवार शामिल हुए। महापंचायत का संचालन अफजल अनीस ने किया। झारखंड नरेगा वॉच के संयोजक जेम्स हेरेंज ने कहा कि 2005 में लंबे जनसंघर्षों के बाद संसद ने मनरेगा कानून पारित किया, जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इस कानून ने ग्रामीण भारत को काम का अधिकार, महिलाओं को रोजगार और समान मजदूरी दी। उन्होंने वीबी ग्राम की खामियों को सामने रखते हुए इसे मजदूर विरोधी बताया। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि मनरेगा के लिए लोगों ने जेल तक जाना स्वीकार किया था, जिसके बाद कुआं, बागवानी और रोजगार मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। सभा में वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि संविधान से मिले काम के अधिकार की गारंटी है। झारखंड जनाधिकार महासभा के सिराज ने कहा कि मनरेगा एक सार्वभौमिक और मांग आधारित कानून था, लेकिन अब केंद्र सरकार गाँव में काम तय कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।